हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। जैसा कि 9th क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। एक्चुअल में हमने मिक्सचर के बारे में बात की थी 9th क्लास के अंदर। मिक्सचर्स हमारे दो तरीके के होते हैं जो हमने 9th में पढ़ा था। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसी को हम सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, हम सॉल्यूशन को ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम लोग पहले होमोजीनियस मिक्सचर को समझते हैं। मिक्सचर्स हमारे क्या होते हैं, देखिए समझिए यहाँ पर मिक्सचर हमारा क्या होता है। जैसे आप यहाँ पर समझें, हमने क्या है, दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड या कंपोनेंट अगर हम उसको आपस में मिलाते हैं, ठीक है, किसी भी रेशियो में हम अगर उनको क्या है आपस में मिलाते हैं, तो इस तरीके से जो भी चीज़ हमको मिलती है उसको हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। यानी कि हम एक ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं मिक्सचर की, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स, उसको हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। बात क्लियर। अब जरा ध्यान समझिए, मैं थोड़ा यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ। जैसे मैं आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी मैं लिखाता जा रहा हूँ आप लोग उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं मिक्सचर से। मिक्सचर देखिए क्या होता है मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू non-reacting compounds और कंपोनेंट्स। ठीक है, बस इतना ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखेंगे बेटा यहाँ मिक्सचर के बारे में, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में फिर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। तो बेटा ध्यान देते हैं यहाँ से, मिक्सचर हमारा क्या होता है समझिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स और कंपोनेंट। देखिए कंपाउंड जो होते हैं ना, उसी को हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम मिक्सचर बनाएंगे ना, तो दो या दो से ज़्यादा हम क्या लेंगे बेटा, कंपाउंड लेंगे। और वो कंपाउंड कैसे होने चाहिए, वो आपस में रिएक्शन ना कर रहे हों। बात क्लियर। ऐसा ना हो कि वो जो हमने कंपाउंड लिए वो आपस में रिएक्शन कर लें। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखिए नॉन रिएक्टिंग, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स। तो जैसे मैंने अगर बात की आपसे, एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया NaCl और प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, वाटर, H2O, वाटर ले लिया। ठीक है, पानी के अंदर में अगर NaCl को, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंपाउंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नोन एज कंपाउंड। तो ये भी ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, और दोनों ही कंपाउंड है, और दोनों कंपाउंड नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है, अगर इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर के अलावा या NaCl के अलावा कोई नया प्रोडक्ट बन जाएगा, रहेंगे यही, बस ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड का मतलब क्या है, जो आपस में अगर मिलाए जाएँ तो कोई नया कंपाउंड ना बने, तो उसी को क्या कह देते हैं, नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड कह देते हैं। और कंपाउंड को ही हम क्या है, कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कंपोनेंट यहाँ H2O और NaCl क्या है, कंपोनेंट है। तो बेटा ध्यान देंगे, यानी कि हमने दोनों को क्या है, कंबाइन किया, नॉन रिएक्टिंग किसको बेटा, कंपाउंड को। इस तरीके से जो हमें एक चीज़ मिलेगी उसको हम क्या कह देंगे, मिक्सचर कह देते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। तो बस यहाँ पर हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स नोन एज मिक्सचर। अब बेटा एक मिनट, नॉन रिएक्टिंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए समझिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, उसको समझिए आप लोग। देखिए क्या करेंगे, मिक्सचर जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उसको भी हम थोड़ा लिखते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ से। उस लिखने से पहले समझ लो यहाँ से। देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे समझ के चलिए आप। हेट्रोजीनियस को समझिए आप, मैंने पानी लिया और पानी के 1 लीटर वाटर ले लिया, और 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने क्या मिला दी बेटा, कुछ शुगर मिला दी। क्या मिला दी, शुगर, और उसको थोड़ा सा हल्का सा घोल दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने पूरी तरीके से उसको
अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं किया शुगर को, और थोड़ा सा घुमा के बेटा स्टिर करके स्पून से और छोड़ दिया उसको। आप देखते हैं किसी अगर वो हमने जो मिक्सचर बनाया है शुगर का और वाटर का, अगर हम उसको पीते हैं तो कहीं तो वो हमें ज़्यादा, किसी सिप में तो वो हमें ज़्यादा मीठा लगेगा और किसी सिप में वो हमको कम मीठा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ पानी के अंदर कंप्लीटली जो शुगर है वो डिज़ोल्व नहीं हुई है, कहीं डिज़ोल्व हो गई है, कहीं डिज़ोल्व नहीं हुई है। इस तरीके से ये जो मिक्सचर है वो हमारा क्या हो गया? हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि दोनों कंपोनेंट हैं वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ अरेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं भी आपको लिखाऊंगा यहाँ पर। ये तो हमारा क्या हो गया? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर की बात हम करते हैं। हमने क्या किया, उस 1 लीटर पानी के अंदर जो चीनी मिलाई है उसको अच्छी तरीके से क्या कर लिया? डिज़ोल्व कर लिया। अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लिया, काफ़ी देर तक उसको स्टिर किया हमने बाय द हेल्प ऑफ स्पून। और हम देखते हैं जब हम उसको पिएंगे तो हर सिप में हमें एक जैसा मतलब मीठापन लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ अरेंज हो गए हैं। शुगर के जो क्रिस्टल है, शुगर के जो हमारे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अरेंज हो गए हैं, अच्छी तरीके से क्या हो गए? अरेंज, घुल मिल गए हैं अच्छी तरीके से। तो हम उसको क्या कह देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। ये तो एक आ गई मतलब नॉर्मल डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। लेकिन हम लिखा देते हैं इसको भी, हम लोग क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से, लेकिन इसको भी लिखा देते हैं। तो बेटा मिक्सचर हमारे 2 तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नंबर 1, ये आप लोग नोट करते जाइए। एक आएगा हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर? देखिए, इसमें जो हमारे नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड होते हैं उनका अरेंजमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता है। मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देकर इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे कैसे, समझिए। मैंने एक तरफ लिख दिया हेटेरोजेनियस मिक्सचर और एक तरफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या? होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड, एक में लिखता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर जरा एक एग्जांपल देके आपको चीज़ों को समझाता हूँ। समझिए, मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ पर एक मैंने कोई बीकर लिया है, ये मैंने यहाँ पर बीकर लिया है। इस बीकर में मैंने 500 ml वाटर ले लिया है। 500 ml मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसके अंदर 250 ग्राम मैंने NaCl ले लिया है, NaCl। ध्यान समझिए, 500 ml मैंने वाटर लिया हुआ है और 500 ml के अंदर मैंने 250 ग्राम क्या ले लिया? NaCl ले लिया और इसको क्या कर दिया? इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया। अभी हम डिज़ोल्व सब चीज़ बताएंगे, कैसे डिज़ोल्व होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये हमने यहाँ पर कर दिया, इसको डिज़ोल्व कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ज़रा ध्यान समझिए मेरी बात को। आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जो 500 ml H2O जो है वो डिज़ोल्व करता है कितने बेटा? कितने ग्राम NaCl को डिज़ोल्व करता है? 250 ग्राम। 250 ग्राम NaCl को ये क्या करता है? डिज़ोल्व करता है। तो 1 ml वाटर कितने को डिज़ोल्व करेगा? तो 1 ml ऑफ वाटर ये डिज़ोल्व करेगा बेटा कितने को? 250/500। बात क्लियर? अब ज़रा ध्यान समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया, इतने से ही हमारा कट गया और 25 1 जा 25, ये हमारा 2 आ गया, तो 0.5 यहाँ पर आंसर आता है हमारा 0.5 ग्राम। ध्यान समझना मेरी बात को, अगर इधर दिख नहीं रहा हो तो समझ जाना, 0.5 ग्राम। मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि 500 ml पानी है, 500 ml पानी के अंदर मैंने 250 ग्राम NaCl को लिया और उसको डिज़ोल्व कर दिया, उसके अंदर घोल दिया, ठीक है। अब आप देखिए
500 ml पानी जो है वो डिज़ोल्व करता है 250 ग्राम किसको, NaCl को। तो 1 ml पानी डिज़ोल्व करेगा कितने को, 0.5 ग्राम NaCl को। बात क्लियर। अब एक मिनट समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, समझिए। देखो जैसे अगर मैं इसमें से कहीं से भी 1 ml क्या निकालता हूँ बेटा, एक बात तो समझिए, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है, मिक्सचर। तो ये डेफिनेटली मिक्सचर तो बन ही गया। अब हमें ये देखना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मिक्सचर तो बन ही गया, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, NaCl, तो मिक्सचर तो है ही ये। अब हम यहाँ पर ये बताएंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हमने क्या किया, इस मिक्सचर में से कहीं से भी 1 ml मैंने मिक्सचर ले लिया। मैं भी मिक्सचर बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ। मैंने 1 ml इसमें से क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया कहीं से भी। और मैं 1 ml अगर मिक्सचर लेता हूँ, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं उसमें, हम ये देखेंगे 1 ml जो मिक्सचर है उसके अंदर कितने ग्राम NaCl मिला हुआ है। तो आप उसको अगर अपनी लैब में चेक करेंगे, ठीक है ना, या किसी पैथोलॉजी में जाके चेक कराएंगे, तो आप वहाँ पर क्या देखेंगे, कितने ग्राम आपको यहाँ पर शुगर दिखाई देगा, 0.5 ग्राम शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व आपको मिलेगा, डिज़ोल्व मिलेगा। बात क्लियर, उसके अंदर घुला हुआ मिलेगा। प्रत्येक इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर से जो 500 ml का जो मिक्सचर है उसमें से कहीं से भी अगर 1 ml आप क्या लेंगे बेटा, मिक्सचर लेंगे, तो उस प्रत्येक 1 ml मिक्सचर में आपको कितना सॉल्यूशन और कितना आपको NaCl दिखाई देगा, 0.5 ग्राम NaCl इसके अंदर घुला हुआ दिखाई देगा, डिज़ोल्व दिखाई देगा आपको। बात क्लियर, इतना अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा अगर आप उसको चेक कराएंगे तो। बात क्लियर, कहीं से भी लेंगे तो। इस तरीके से आप अगर देखते हैं, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। डेंसिटी एक हमारा फॉर्मूला होता है, आप सब लोग जानते होंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ आप देखिए, ठीक है, मास कितना है, मास आपका आ रहा है 250 ग्राम और वॉल्यूम हमारा कितना आ रहा है, वॉल्यूम कितना है, मतलब इस तरीके से देखेंगे, सॉरी 1 ml में देखेंगे, 1 ml के अंदर मास कितना डिज़ोल्व है, 0.5 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1 ml। बात क्लियर, ये हमारी क्या हो गई, डेंसिटी हो गई। अब अगर मैं सपोज यहाँ से 1 ml मिक्सचर को लूँ, चाहे यहाँ से 1 ml मिक्सचर को लूँ, चाहे यहाँ से 1 ml मिक्सचर को लूँ, ठीक है ना। अब ये जो आपको यहाँ पर इतना जो मिक्सचर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 1 ml, इसकी अगर मैं डेंसिटी निकाल लूँ तो बेटा यहाँ जो डेंसिटी आएगी वो यहीं है, यहाँ पर भी आएगी, और यहाँ जो डेंसिटी आएगी वो यहाँ पर भी आएगी। यानी कि पूरे मिक्सचर के अंदर अगर कहीं से भी मैं क्या निकालूँ बेटा, डेंसिटी निकालूँ, और उसमें मास मेरा कितना हो 0.5 और ये हमारा वॉल्यूम कितना है 1 ml, मतलब मैं 1 ml की बात कर रहा हूँ ना, 1 ml में हमारा कितना डिज़ोल्व है, ये 0.5 ml। तो आप क्या देखेंगे, डेंसिटी हर जगह क्या है, एक जैसी आएगी। तो आप क्या देखते हैं, थ्रू आउट द मिक्सचर डेंसिटी हमारी क्या आ रही है, यूनिफॉर्मिटी आ रही है। उस डेंसिटी के अंदर क्या आ रही है, यूनिफॉर्मिटी, मतलब पूरे थ्रू आउट द मिक्सचर जो डेंसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। जब ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है मिक्सचर के अंदर कि डेंसिटी हमारी क्या हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि प्रत्येक ml के अंदर जो हमारा सब्सटेंस डिज़ोल्व है वो हमारा क्या हो बेटा, फिक्स हो, ठीक है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई हमारी डेंसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्मिटी को शो कर रही है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं, ऐसे मिक्सचर को कह देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, जिसमें पूरे मिक्सचर के अंदर, ऐसा मिक्सचर जिसमें पूरे मिक्सचर के अंदर यानी कि यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हो। किसका बेटा, किसका बेटा, दोनों का जो हमारे कंपोनेंट है उनका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होना चाहिए। क्लियर, यानी कि डेंसिटी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन इसके उलट जो हमारा मैं उल्टा बोल गया, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देगी कंपोनेंट्स के बीच में। और उसके उल्टा हो जाएगा जो हमारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, उसमें बेटा आप लोग क्या देखेंगे कि जो दो कंपोनेंट हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई नहीं देगी। यानी कि प्रत्येक 1 ml के अंदर कहीं पर तो मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसका बेटा, NaCl का, कहीं पर मास क्या होगा 1 ml में कम होगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी दिखाई नहीं देगी, कहाँ पर बेटा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर, यानी कि डेंसिटी हमारी क्या है, अलग अलग आएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो थ्रू आउट द मिक्सचर
अगर हम प्रत्येक 1 ml को लेंगे तो वहाँ पर जो डेंसिटी होगी, प्रत्येक 1 ml की जो डेंसिटी होगी वो हमारी क्या होगी बेटा, बराबर आएगी। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, डेंसिटी हमारी प्रत्येक 1 ml में क्या आती है बेटा, अलग अलग आती है, ठीक है ना। तो वहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो बस हम यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। लिखें, यहाँ पर लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 non-reacting compounds. Two non-reacting compounds या कह सकते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है ना। हमारा क्या आ गया, देन नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स in which देखिए हम हर चीज़ को समझते हुए जाना है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड का हमारा क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, जिसमें जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। इन विच पैटर्न इज नॉट यूनिफॉर्म, तो यहां पर हम क्या कह देंगे, इन विच पैटर्न ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट यूनिफॉर्म। क्लियर। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स इन विच, जिसमें जो कॉम्बिनेशन है उसमें, इन विच पैटर्न ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में, थ्रू आउट द मिक्सचर। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल बस बता दिया, आप अपनी चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बस यहाँ यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। किसमें बेटा, यूनिफॉर्मिटी, जो कॉम्बिनेशन है 2 या 2 से ज़्यादा हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। यानी कि वो क्या है बेटा, एक फिक्स रेशियो में हमारे होंगे वो, ठीक है ना, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्लियर। जैसे आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेशियो तो है, 1 ml के अंदर हमारा मास कितना है, 0.5 ग्राम, तो ये रेशियो है, ठीक है ना। तो बस देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स इन विच का मतलब किसमें, कॉम्बिनेशन में, इन विच पैटर्न ऑफ कंपाउंड्स in which pattern of compounds are uniform, pattern of compounds is uniform, sorry, ठीक है बेटा, is uniform, यहाँ पर आ जाएगा is not uniform और यहाँ पर आ जाएगा is uniform। throughout the mixture, throughout the mixture, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो रेशियो है कंपाउंड्स का वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 0.5 ग्राम अपॉन 1 ml, यही हमारा रेशियो रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो है,
ठीक है, किसका बेटा, कंपाउंड्स का, वो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, यानी कि 0.5 ग्राम पर 1 ml नहीं रहेगा पूरे मिक्सचर के अंदर, कहीं ये चेंज हो सकता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, 1 ml के अंदर ये जो मास है हमारा किसका बेटा, उसका सोडियम का, उसका NaCl का या शुगर का, वो हमारा क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, बस इतना है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब एक मिनट ध्यान समझो मेरी बात, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है इसको। मैंने होमोजीनियस मिक्सचर में क्या लिखा है, आप समझिए, हमें यहाँ पर बात करनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स इन विच पैटर्न ऑफ कंपाउंड्स का जो पैटर्न है वो हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ गए होंगे, डेंसिटी पूरे में क्या होगी, एक जैसी होगी। ठीक है ना, थ्रू आउट द मिक्सचर, बस उसी को हम क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं। अब हम लोग बेटा एक मिनट ध्यान समझते हैं यहाँ पर बात को, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, मैं एक हेडिंग डालता हूं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन कोई नई चीज़ नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कह देते हैं। तो हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी क्या कह सकते हैं बेटा, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स इन विच पैटर्न ऑफ कंपाउंड्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, बस काम खत्म। ठीक है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। तो बेटा बस यहाँ पर सॉल्यूशन की कोई नई डेफिनेशन नहीं है, यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखते हैं जरा, एक मिनट देखेंगे इसको, आप लोग नोट डाउन करते जाइए पहले। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और more than 2 compounds, 2 non-reacting compound, non-reacting homogeneous mixture of 2 or more than 2 non-reacting compounds in which, देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, इन विच पैटर्न ऑफ कंपाउंड्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द mixture, is known as solution। उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें अपना माथा पच्ची नहीं करनी है, बस इतना समझ जाओ। होमोजीनियस सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स इन विच पैटर्न ऑफ कंपाउंड्स इज यूनिफॉर्म। इसमें कंपाउंड्स का जो पैटर्न है वो हमारा यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। कैसे पैटर्न कंपाउंड्स का यूनिफॉर्म होता है आप लोग समझ गए होंगे, मतलब पूरे मिक्सचर के अंदर डेंसिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, यानी कि मास अपॉन जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। दिए गए वॉल्यूम के अंदर जो मास है वो हमारा हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात के लिए उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन कह देते हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमारे कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, ठीक है, और हमारे एन फैक्टर सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जैसे किसी सॉल्यूशन के अंदर आप लोग क्या देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन की जो कैटेगरी है
ठीक है ना, बाइनरी, टर्सरी। तो ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है, जो कंपाउंड है वो कितने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कम से कम 2 कंपाउंड से मिलके तो होता ही होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो कम से कम 2 कंपाउंड से मिलके तो बनता ही बनता है। क्लियर, अगर 2 कंपाउंड से मिलके बना हुआ है उसको बाइनरी कह देते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से भी मिलके बना हो सकता है। जैसे हम लोग कई बार सिरप लेके आते हैं, तो सिरप जो होता है उसमें कई सारे कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बेटा, उस कई सारे कंपाउंड से मिलके हमारा क्या बनता है बेटा, सॉल्यूशन बनता है। तो अभी हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। हम लोग एक बेसिक, बहुत छोटी सी, बहुत इजी सी बात अभी हम कर रहे हैं। अभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर जाएंगे और उन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को बहुत ईजिली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है आज, तो छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, देखते हैं यहाँ पर। अब 1 मिनट ध्यान दीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन करिए पूरे को। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने सॉल्यूशन को पढ़ लिया। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स का, और जिसमें कंपाउंड्स का जो पैटर्न होता है वो हमारा कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। उसका मतलब क्या हो गया, यानी कि उनका जो रेशियो है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, वो हमारा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा रेशियो। क्लियर, यानी कि डेंसिटी जो होगी पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी दिए गए पर्टिकुलर वॉल्यूम की ml के अंदर, वो हमारी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात हो गई, तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्ट्स। सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं, नंबर 1, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, 2 हमारे पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के। देखिए, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 हमारे पार्ट होते हैं और दोनों ही कंपाउंड हैं। जैसे मैंने क्या किया, पानी के अंदर मैंने NaCl को मिलाया था, तो NaCl भी कंपाउंड था और वाटर भी क्या था, कंपाउंड था, H2O। तो दोनों ही हमारे क्या होते हैं बेटा, जो 2 पार्ट हैं सॉल्यूशन के, जैसे पानी और हमारा क्या हुआ NaCl, दोनों ही हमारे क्या है, कंपाउंड है। अब यहाँ पर हमें ये कैटेगरी बनानी पड़ेगी, कैटेगराइज करना पड़ेगा दोनों को, कि पानी में और नमक में कौन सॉल्यूट है और कौन हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर, तो बेटा 1 मिनट ध्यान देंगे। ये भी सॉल्यूट हमारा क्या होता है, कंपाउंड ही होता है, ये भी कंपाउंड होता है, और सॉल्वेंट ये भी हमारा क्या होता है, कंपाउंड होता है, ये भी कंपाउंड होता है। ठीक है, और कंपाउंड को हम कंपोनेंट भी कह देते हैं। ठीक है, अब जरा 1 मिनट ध्यान समझना। मैं एक आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, और डेफिनेशन लिखाने से पहले थोड़ा समझ लो। सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट हमेशा अमाउंट में वो हमारा क्या होगा, लेस होगा, लेकिन ठीक है, लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्वेंट के अमाउंट से इसको कंपेयर किया जाए तो वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या होगा बेटा, मोर इन अमाउंट, मोर इन, ये अमाउंट में हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, ये तो हमारी क्या हो गई बेटा, पहली बात हो गई दोनों के लिए, ये लेस होगा अमाउंट में और ये हमारा अमाउंट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी, ठीक, सेकंड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूट जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, लॉसेस इट्स आइडेंटिटी, लॉसेस इट्स आइडेंटिटी। और ये क्या करता है, सॉल्वेंट अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है, रिटेन इट्स आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को ये क्या है, रिटेन करके रखता है। जैसे अब एक बार जरा ध्यान समझना मेरी बात को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 कंपाउंड हैं, और दोनों ही कंपाउंड को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, दोनों ही कंपाउंड को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर।
और ये मिक्सचर कैसा हो, अगर होमोजीनियस है तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि ये दोनों कंपाउंड जब हमारा यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, सॉल्यूशन बन जाता है। अब जरा एक बार ध्यान देना, ये दोनों सॉल्यूट जो और सॉल्वेंट हैं जो कि कंपाउंड के फॉर्म में नॉन रिएक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूट लेस इन अमाउंट होता है, ये हमारा लॉसेस इस आइडेंटिटी को भी लॉस कर देता है। ये मोर इन अमाउंट रिटेन इट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, क्या आइडेंटिटी, ठीक है ना। यानी कि बेटा एक मिनट ध्यान दो, सॉल्यूट जो होता है ना, सॉल्यूट की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूट की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। यानी कि सॉल्यूट का मतलब कंपाउंड, जैसे सॉलिड, एक सॉलिड स्टेट हो सकती है इसकी, दूसरी क्या है, लिक्विड, और तीसरी क्या है, गैस। इसी तरीके से सॉल्वेंट जो होता है, जो कंपाउंड के फॉर्म में होता है, इसकी भी हमारी क्या है, 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, और यहां पर क्या आ गया, गैस। इसकी भी 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। बात क्लियर। यानी कि लॉसेस इट्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अपनी फिजिकल स्टेट को लॉस कर देना। जैसे अगर मैंने सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट, जैसे हम एक चीज़ देखेंगे, जरा ध्यान समझना बेटा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पानी के अंदर हमने NaCl को मिलाया, तो NaCl पहले क्या था बेटा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या थी, सॉलिड, और पानी की फिजिकल स्टेट क्या थी, लिक्विड। क्लियर। जब हमने पानी के अंदर NaCl को मिलाया तो क्या हुआ, यानी कि अब हमको लिक्विड तो दिखाई दे रहा है लेकिन वो सॉलिड दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसने अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिया वो तो क्या हो गया, सॉल्यूट, और जिसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखा हुआ वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है। जिसने जिसको अपने अंदर डिसॉल्व किया, जिसने जिसको अपने अंदर घोला, ठीक है ना, वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो गया बेटा, वो अमाउंट में ज़्यादा है तो वो किसको घोल लेगा, NaCl को घोल लेगा। और जो जिसके अंदर डिसॉल्व हुआ, कौन किसके अंदर डिसॉल्व हुआ, जो लेस अमाउंट में है, नमक कम अमाउंट में था, वो उसके अंदर डिसॉल्व, उसको हम क्या कह देंगे, सॉल्यूट कह देंगे। क्लियर। तो बेटा यहाँ पर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेंगे, आप लोग इसको थोड़ा सा देखें फिर डेफिनेशन लिखते हैं। सॉल्यूट क्या होता है देखेंगे, यहाँ पर, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which loses its identity and less in amount, और ये अमाउंट में क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच लॉसेस इट्स आइडेंटिटी एंड लेस इन अमाउंट नोन एज सॉल्यूट। नोन एज सॉल्यूट, उसी को क्या कह देते हैं, सॉल्यूट कह देते हैं। यहां पर हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, amount of substance which retains its identity, and more in amount, is known as solvent, उसी को हम क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट कह देते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमने पानी को और पानी के अंदर हमने नमक को मिलाया, पानी और नमक को हमने मिक्स किया, तो पानी की फिजिकल स्टेट क्या है बेटा, लिक्विड, और नमक की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो और नमक हमारा क्या है, अमाउंट में कम है, और पानी हमारे अमाउंट में क्या है, ज़्यादा है। तो पानी यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्वेंट, जो कि नमक को अपने अंदर क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। और इधर नमक क्या हो गया, सॉल्यूट, जो कि पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हो सकता है। तो सॉल्यूट
मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था वो हमारा क्या हो गया, NaCl, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, पार्ट्स हो गए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ध्यान समझते हैं बेटा। देखिए समझिए, जैसा कि अभी मैंने आपको क्या बताया, चलिए यहाँ से समझते हैं पहले। एक चीज़ को थोड़ा नोट करें, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट जो होती है वो हमारी क्या होती है बेटा, उसी को हम कह देते हैं फेजेस भी कह सकते हैं। फिजिकल स्टेट को फेजेस भी कह देते हैं, फेजेस, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट को ही हम फेज भी कह देते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट हमारी कितनी होती हैं, 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फेज भी वही होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर, ध्यान समझेंगे मेरी बात को। फिजिकल स्टेट जो होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिजिकल स्टेट को हम फेज भी कह सकते हैं, फेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और फेजेस हमारे कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक बात समझना जरा, मेरी बात को ध्यान देना। जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये दोनों मिलके हमारे क्या बना देते हैं, ये दोनों मिलके हमारे बना देते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है किसका, कंपाउंड्स का। वो मैं बता चुका हूँ आपको थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब देखिए समझिए, सॉल्यूशन की 3 फिजिकल, सॉल्वेंट की हमारी 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। इसी तरीके से सॉल्यूट की भी 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, दूसरा आ गया लिक्विड, और तीसरा क्या आ गया, गैस। क्लियर, इस तरीके से समझो यहां से। अब एक बात समझिए आप यहां से, तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी। देखिए याद रखिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट की 3 फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूट की 3 फिजिकल स्टेट है, तो सॉल्यूशन की भी 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। बात क्लियर, कौन कौन सी फिजिकल स्टेट होती है, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि ये 3 फेजेस हो सकते हैं सॉल्यूशन के भी, 3 फेजेस हो सकते हैं सॉल्यूट के, और 3 फेजेस हो सकते हैं किसके, सॉल्वेंट के। अब जरा ध्यान दो, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है या सॉल्यूशन का जो फेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर, ठीक है। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो फिर सॉल्यूट जो इसके अंदर मिलाया जा रहा है वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। क्लियर, तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, जो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो डिपेंड करती है किस पर बेटा, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके नीचे से, इस तरीके से। थोड़ा ये नोट करना है, कभी पेपरों में नहीं आता, ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, एक बस आपका बेस बना रहे हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, सॉल्यूशन में द फिजिकल स्टेट of solution, the physical state of solution depends upon the physical state of solvent। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की भी वही फिजिकल स्टेट होगी, भले ही सॉल्यूट की कोई भी फिजिकल स्टेट हो। सॉल्यूट जो किसी भी फिजिकल स्टेट में है, अगर वो सॉल्वेंट की किसी पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट में जाके डिसॉल्व होता है
तो जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वो वही फिजिकल स्टेट होगी जो सॉल्वेंट की होगी। क्लियर? इस तरीके से हम यहाँ पर क्या समझेंगे। अब इस पर में बहुत ज़्यादा एक टेबल बनी हुई है वैसे एनसीईआरटी में, लेकिन बेटा नहीं, उसको हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। हमें अपने आगे न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ फॉर्मूलाज बनाने हैं, कॉन्सेंट्रेशन को समझना है, तो उस पर हमें ध्यान देना है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आपकी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे फिर हम यहाँ पर बताते हैं आपको। चलिए, देखिए समझिए एक बात, यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, दो हमारे पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट हमेशा किसके अंदर मिलता है बेटा? सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है। यानी कि सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट को अपने अंदर क्या करता है? डिसॉल्व करता है। यानी कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, ना कि सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा। बात क्लियर? अब जरा एक मिनट ध्यान समझो मेरी बात को। जैसे हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जैसे हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। जब वो डिसॉल्व हो गया तब हमारा सॉल्यूशन बन गया। हम कह रहे हैं डिसॉल्व हो गया, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, तब हम कहेंगे हमारा क्या बन गया? सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है, पूरी तरीके से घुला मिला नहीं है, तब तक क्या नहीं बनेगा? सॉल्यूशन नहीं बनेगा। वो क्या बन जाएगा? वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर? अब एक मिनट जरा ध्यान समझिए, मैं यहाँ पर एक आपको नया टर्म बता रहा हूँ, उसको समझिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। concentration of solution, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। देखिए किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है, जो मात्रा होती है सॉल्यूट की, जो सॉल्वेंट के अंदर घुली होती है, जो सॉल्वेंट के अंदर क्या घुल जाती है, ठीक है, उसी को, उससे हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरी बात को समझिए। जैसे मैंने क्या लिया? सॉल्वेंट, पानी लिया, और पानी के अंदर मैंने कुछ अमाउंट किसका? शुगर का उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो सॉल्यूशन बन गया। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे? अब वो जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर पानी है, और पानी के अंदर हमने क्या डिसॉल्व किया था? हमने शुगर को डिसॉल्व किया था। अब शुगर का जो अमाउंट होगा जो उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, या हम कह सकते हैं उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, उसी को हम क्या कह देंगे? उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कह देंगे। क्या कह देंगे? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, जो कि घुला हुआ है इन द सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन या हम क्या कहेंगे बेटा? सॉल्वेंट। उसी को हम क्या कह देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड जो घुला हुआ है इन सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट is known as concentration of solution. Concentration of solution. एक बात और ध्यान दीजिए बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अब मैं यहाँ सॉल्वेंट कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह क्या कह सकता हूँ? और सॉल्यूशन भी कह सकता हूँ। क्लियर? सीधी सी बात है, जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन तो बन ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट है किसका? सॉल्यूट का, तो हम दोनों कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, हम दोनों बोल सकते हैं। हम दोनों तब तक बोल सकते हैं जब तक कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करने लग जाते हैं, तब हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम सॉल्वेंट बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे। अभी नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और जब सॉल्वेंट के अंदर घोल देंगे उसको तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन।
ठीक है ना, इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसी को अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्यों कहेंगे, भाई इसमें क्या अंतर है, तो फिर इसमें कुछ डिफरेंस भी तो होना चाहिए। आप सर ये बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, या आप सर ये कह रहे हैं ये भी सही है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, तो सर आखिरकार इसमें ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है ना, हम दोनों में क्यों उसको हम बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं हम सॉल्वेंट के अंदर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं हम किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्या दोनों एक जैसा क्यों है, क्या इसमें डिफरेंस, तो मैं इसको बताऊँगा। तो ये लेक्चर आज हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बस हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट।